एक ऐसा आदमी जो एक साथ दो जिंदगियां जी रहा हो। एक तरफ वो भारत के राजस्थान का रहने वाला रविंद्र कौशिक था, एक थिएटर आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान आर्मी का एक सम्मानित अफसर मेजर नबी अहमद शाकिर था। ये कहानी है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इतिहास में रविंद्र कौशिक की। उनके जैसा शायद ही दूसरा कोई हुआ हो। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी ही वर्दी पहनकर वहीं से भारत की सुरक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला वो जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1971 के बाद। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के लिए यह हार एक बहुत बड़ी बेइज्जती की थी। रावलपिंडी में बैठी पाकिस्तानी फौज बदले की आग में जल रही थी। रॉ का गठन अभी नया नया हुआ था। उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि पाकिस्तान में क्या साजिश रची जा रही है। खासकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को समझ आ गया था कि अगर पाकिस्तान के इरादों को जानना है तो हमें वहां कोई अपना आदमी भेजना होगा। तब रो पहुंची श्रीगंगानगर। यह शहर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बचपन से ही रविंद्र ने बॉर्डर पर फौज की आवाजाही और जंग का माहौल देखा था। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए देशभक्ति उनके खून में थी, लेकिन रविंद्र की दिलचस्पी कलाकारी में थी। 1973 में वो लखनऊ में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक में उन्होंने एक ऐसे भारतीय फौजी का रोल किया था जिसे चीन की आर्मी पकड़ लेती है। नाटक में दिखाया गया था कि कैसे वह फौजी टॉर्चर सहने के बावजूद अपने देश के राज नहीं खोलता। उसी हॉल में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो ताली बजाने नहीं बल्कि किसी को ढूंढने आए थे। वो रॉ के अफसर थे। उन्होंने देखा कि रविंद्र के अंदर एक अलग ही टैलेंट है। नाटक खत्म होने के बाद उन्हें बैक स्टेज अप्रोच किया गया। क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र कौशिक शुरू से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए बिना सोचे उन्होंने तुरंत हां कर दिया। उनसे कहा गया कि उन्हें दिल्ली आना होगा। इसके बाद वह अपने घर पर नौकरी का बहाना देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में रविंद्र कौशिक की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई। सबसे मुश्किल काम था धार्मिक तौर पर ढलना। रविंद्र ने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा और इस्लाम की अनेक रिवाजों को सिखाया गया। यहां तक कि उनका खतना भी करवाया गया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। लाहौर की गलियां, कराची के बस रूट्स, सब कुछ उनके दिमाग में छप गया था। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गए। इसके बाद रॉ ने उन्हें आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा, जहां उन्होंने कुछ पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती भी की। करीब 1 साल ऐसा ही चलता रहा। इस दौरान उन्होंने अपना काम शानदार तरीके से किया। अब रॉ को भरोसा हो गया कि रविंद्र कौशिक अब पूरी तरह से पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार है। 1975 में रविंद्र कौशिक ने बॉर्डर पार किया। वो पाकिस्तान पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने वहां कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपनी डिग्री अच्छे नंबरों से पास की, लेकिन उनका मिशन सिर्फ वकील बनना नहीं था। उनका लक्ष्य पाकिस्तान आर्मी में आना था। पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की। तभी पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। रॉ से सहमति मिलते ही रविंद्र ने अप्लाई किया। उनकी काबिलियत ही थी कि उन्होंने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड अफसर नियुक्त किया गया। यह विभाग सेना का दिल होता है। फौज टैंक कहां भेज रही है, नए बंकर्स कहां बन रहे हैं, परमाणु वैज्ञानिकों को सैलरी कितनी मिल रही है, यह सब हिसाब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होता है। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी। सब जानकारी वो भारत भेजते रहे। उस दौर में जासूस का काम करना जानलेवा था, क्योंकि तब आज जैसा हाईटेक कम्युनिकेशन नहीं था। अपनी रिपोर्ट्स भेजने के लिए रविंद्र को पोस्टल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था। वो इनविजिबल इंक से खत लिखते, जिसे पहले कुवैत भेजा जाता था,
वहां से भारतीय एजेंट्स उसे दिल्ली पहुंचाते। अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां शादी भी की। उनकी पत्नी का नाम था अमानत, उनका एक बेटा भी हुआ। अब नबी अहमद शाकिर पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुके थे। वे अपनी काबिलियत से पाकिस्तानी अफसरों का भरोसा जीत रहे थे। जल्द ही उन्हें तरक्की मिली और वह मेजर बना दिए गए। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना यह रॉ के लिए बहुत खुशी की बात थी। इस ओहदे ने उन्हें सेना के बड़े अधिकारियों के बीच बैठने का मौका दे दिया। 1979 से 1983 तक का समय रविंद्र कौशिक का सुनहरा दौर था। वो रॉ को ऐसी खबरें भेज रहे थे जो किसी और के लिए कर पाना मुश्किल था। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी। उस वक्त डॉक्टर AQ खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। रविंद्र ने कहूता रिसर्च लैब्स और परमाणु हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी। इसके अलावा वह आर्मी की मूवमेंट की खबर देते थे। उनकी वजह से भारत ने कई बार पाकिस्तान के हमलों को रोका। राजस्थान बॉर्डर पर होने वाली कई साजिशें उनकी वजह से नाकाम हुईं। उनकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक होती थीं कि जब यह रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने रविंद्र कौशिक को द ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। पाकिस्तान में रहते हुए वह 3 से 4 बार भारत भी आए थे। जब भी उन्हें आना होता तो उन्हें पहले दुबई बुलाती और फिर वहां से भारत भेजती थी। अपने माता पिता को उन्होंने बता रखा था कि वो दुबई में काम करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। वो अक्सर अपने परिवार को चिट्ठियां भी लिखते थे। इस तरह उन्हें पाकिस्तान में 8 बीत गए थे। सितंबर 1983 रॉ को संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने एक नए और कम तजुर्बे वाले एजेंट को चुना जिसका नाम था इनायत मसीह। जैसे ही इनायत पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नजर उस पर पड़ गई। इनायत मसीह को पकड़ लिया गया। सियालकोट के इंटरोगेशन सेंटर में उस पर बेहद टॉर्चर किया गया। वो टूट गया। दर्द के मारे उसने उगल दिया कि वो एक बड़े एजेंट से मिलने आया है। इनायत ने बता दिया कि मेजर नबी अहमद असल में रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक हैं। पहले तो पाकिस्तानी अफसरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि नबी का पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है, जिससे उन्हें उन पर शक हुआ। इसलिए उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया गया। इनायत ने रविंद्र को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाया। जैसे ही दोनों ने बात शुरू की, वहां छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने देख लिया कि इनायत सच बोल रहा नबी ही एजेंट है। उन्होंने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र को सियालकोट ले जाया गया। वहां उनको 1983 से 1985 2 साल तक टॉर्चर किया गया। टॉर्चर इतना बुरा था कि उन्हें लगने लगा इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ISI जानना चाहती थी कि उन्होंने क्या क्या जानकारी लीक की है, उनके नेटवर्क में और कौन है, लेकिन वे रविंद्र कौशिक का मुंह नहीं खुला सके। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वह भारतीय फौज से जुड़ी जानकारी दे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। मौत टल गई, लेकिन जो जिंदगी मिली वह मौत से भी बदतर थी। अगले 16 साल तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की कई जेलों में रहे। जेल में एक छोटी सी कोठरी, खराब खाना, उन्हें टीबी हो गया और दिल की बीमारी भी हो गई। लेकिन जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। यह बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो सरकार कह देती है हम इस आदमी को नहीं जानते। भारत सरकार ने भी यही किया। रविंद्र कौशिक को अपना मानने से मना कर दिया गया। उन्होंने चुपके से अपने घर वालों को चिट्ठियां लिखी और तब उनके परिवार को पता चला कि वह दुबई में जॉब नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान में एक जासूस थे। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उनके परिवार ने भारत सरकार से बहुत मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रविंद्र 18 साल तक वह जेल में सड़ते रहे। उन्होंने एक और खत में लिखा कि अगर मैं अमेरिकन होता तो 3 दिन में छूट जाता,
अमेरिका या कोई अन्य बड़ा देश अपने एजेंट्स को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, कैदियों की अदला बदली करते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक के लिए कोई डील भारत द्वारा नहीं की गई। वे वहीं सड़ते रहे। 21 नवंबर 2001 मियांवाली जेल दीवारों के बीच द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गई। वह सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत पर कोई सलामी नहीं दी गई, कोई तिरंगा उनके जिस्म पर नहीं उड़ाया गया। उन्हें जेल के पीछे एक गंदे से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उनके पिता अपने बेटे के इंतजार में ही गुजर गए। उनकी मां अमला देवी आखिरी सांस तक अपने बेटे को देखने के लिए तरसती रहीं। वो प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखती रहीं, बस एक उम्मीद में कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। 2006 में वह भी अपने बेटे से मिले बिना दुनिया छोड़ गई। काफी संघर्ष के बाद सरकार ने परिवार को नाम मात्र की पेंशन दी। उनके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, बस वह इतना चाहते हैं कि सरकार रविंद्र के काम को स्वीकार करे। उन्होंने पूछा कि जब फौजियों को इतना सम्मान मिलता है तो सब कुछ छोड़कर दुश्मन के देश में काम करने वाले जासूसों को क्यों नहीं? वह जिस देश के लिए जान देता है वह देश उसको पहचानने तक से इनकार कर देता है। आखिर क्यों उसे पहचान नहीं मिलाती? लेकिन उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।